स्वदेशी एक ऐसा स्वप्न जो कि हर आजाद मुल्क, आजाद से मेरा मतलब आर्थिक रूप से आजाद हो और रहने वाले मुल्क को जो सपना देखना चाहिए, उसका नाम है स्वदेशी। एक अच्छी आदत है, इसमें आप गौरवान्वित भी महसूस करते हैं और इसके साथ साथ आप अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे चक्के और ऐसे पहिए अपने देश में लगाते हैं जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ सकें, देश आगे बढ़ सके। अगर आप चीन से तुलना कर लें तो आपने देखा कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो या और कुछ भी हो, अपने खुद की कंपनीज उन्होंने किस तरीके से बनाई और पिछले कुछ दशकों में चीन की जो काया पलट हुई है वो पूरी दुनिया के सामने है। यूनाइटेड स्टेट्स एक बड़ा हब है ही, बहुत सारी चीज़ें बनाता है, लेकिन स्वदेशी का बेस्ट उदाहरण नहीं होगा अमेरिका। इस सब के बीच में भारत में स्वदेशी हो जाने की बातचीत आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और इसका पूरा एक लंबा चौड़ा इतिहास है। गुलाम भारत के समय में भी इसके बारे में बात हो रही थी, महात्मा गांधी ने इसके बारे में बात की और उसके बाद आजाद भारत में भी तमाम प्रधानमंत्रियों ने इसका जिक्र किया, प्रयास भी किए। लेकिन आज की डेट में हम एक संघर्ष से जूझ रहे हैं बतौर देश, प्राइड वर्सेस प्रैक्टिकलिटी। तो जब प्रधानमंत्री ने एक मर्तबा फिर स्वदेशी की गुहार लगाई है और मंत्री अश्विनी वैष्णव उसको लेकर के अब कुछ करते हुए भी दिख रहे हैं, तो ये कितना सटीक है, इसके पीछे की वजह क्या है और स्वदेशी का हिंदुस्तान का इतिहास क्या रहा है, आजाद हिंदुस्तान का इतिहास क्या रहा है, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले तो आपको स्टोरी बता दें, मैं चाहूँगा कि आप प्रधानमंत्री की ये स्पीच सुनें। 21 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने एक 19 मिनट का राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और वो टेलीवाइज था और जीएसटी की दर में जो बदलाव है उस बदलाव के एकदम पहले, ऐन पहले उन्होंने एक शाम पहले एक 19 मिनट की स्पीच दी। उस स्पीच में तमाम और चीज़ उन्होंने बोली कि ये बचत दिवस है और ये नागरिक देवो भव। उसी के साथ साथ उन्होंने जिक्र इस बात का भी किया कि अब हमको स्वदेशी की ओर आगे जाना चाहिए ताकि हम अपने आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकें। मैं चाहूँगा पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण सुनें। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं। तो जो बात उन्होंने बोली है वो अपने आप में आप ये समझिए कि हर देश का सपना होना चाहिए, हर तरक्की करने वाले, आर्थिक रूप से तरक्की करने वाले देश का सपना यही होना चाहिए कि आप आत्मनिर्भर हों। आप आत्मनिर्भर होंगे तो अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करेंगे, उसका उत्पादन भी आप ही के देश में होगा, कंज्यूमर्स भी आप ही के देश में होंगे। यानी कि पैसा कमा करके आप किसी और को नहीं दे रहे हैं, वो आप ही के देश में आ रहा है, निवेश भी आप ही के देश में होगा, तो वो पूरी इकोनॉमिक साइकिल, फिर नौकरियां भी आप ही के देश में रहेंगी। तो ये पूरा एक चक्का आपके देश में चलेगा अगर आप स्वदेशी होते हैं।
सेंस ऑफ प्राइड उसके साथ रहेगी कि भाई हमने अपना इंडियन, मेड इन इंडिया, उसको लेकर के एक आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। अभी इस पूरी चीज पर आते हैं कि ये कैसे प्राइड वर्सेस प्रैक्टिकलिटी की लड़ाई होती है, और आज से नहीं हमेशा से होती आई है, और किस तरीके से अलग अलग वक्त पर स्वदेशी हो जाने की चाहत और उसका जिक्र राजनीति में बहुत प्रबल रूप से इस्तेमाल किया गया है, उसका असर भी देखने को मिला है। सबसे पहले आपको ये बताएं कि जब प्रधानमंत्री ने ये जीएसटी रिफॉर्म्स पर दोबारा स्वदेशी की बात की और आत्मनिर्भरता की बात की, जो भी कोविड के टाइम पर बोली हुई बात थी, उसके एकदम बाद मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनका एक वीडियो आया जिसमें वो हिंदुस्तान की एक कंपनी है जोहो। अच्छा, जोहो क्या करती है? आप ऐसे समझिए जैसे कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग करते हैं या फिर गूगल का प्रयोग करते हैं, तो ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। जैसे कि आपको अपना बही खाता रखना है तो उसके लिए एक टेबल बनाने की एक सुविधा, आपको कुछ ऑर्गेनाइज करना है उसके लिए, बड़ा ऑफिस है, 1000-2000 एम्प्लॉयज़ हैं आपके, तो उनकी व्यवस्था करने के लिए कि कम्युनिकेशन कैसे होगा, ईमेल सर्वर की अगर बात करें, वो ऑफिस में और तमाम चीज़ें होती हैं मैनेज करने के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और ये इतना सामान आया, इतना बिका, इस सब का पूरा कैटलॉगिंग करना, ये सारी चीज़ें विदेशी कंपनियां भी देती हैं। इसी के साथ साथ एक हिंदुस्तान की कंपनी भी है जिसका नाम है जोहो। जोहो ये सारी सुविधा मुहैया कराती है। तो मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में उन्होंने ये बताया कि मैं तो भाई जोहो पर शिफ्ट कर रहा हूँ। विदेशी कंपनी का ये पूरा सिस्टम, ईमेल करना, अपना ऑफिस का सिस्टम बना करके रखना, बही खाता बनाना, ये सारी चीज़ें जोहो बहुत अच्छे से कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जैसे बोला है तो मैं भी स्वदेशी हो रहा हूँ, अब हम जोहो पर शिफ्ट कर रहे हैं। सुनिए मंत्री जी का बयान। Office suite, it's phenomenal. I am so impressed with the capabilities of Zoho Writer, Zoho Sheets, and Zoho Presentation. This is really good. I think I'll be shifting to Zoho at the earliest. तो ये तो हो गई अभी की बात। संभवतः अब क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है अश्विनी वैष्णव जोहो पर चले गए हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि अभी दोबारा बहुत सारे मंत्री इस तरीके की बात करेंगे कि हम फलाना पे जा रहे हैं, हम ढिमकाना पर जा रहे हैं, ये सारी चीजें वो करेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर, आपको रोक कौन रहा था ये करने से अब तक? जोहो आज की कंपनी तो है नहीं, जोहो बहुत पुरानी कंपनी है, काफी समय हो गए हैं जोहो को। खैर, बेवजह आलोचना नहीं, जब जागो तभी सवेरा, सीधी सी बात है। आप गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। कैपेबिलिटी अगर हो तो स्वदेशी को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। इस चीज का मैं हमेशा पक्षधर रहा हूं। कैपेबिलिटी हो तो यहां आ जाती है प्राइड वर्सेस प्रैक्टिकलिटी की बात। हम जरूर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर अपने आम दिनचर्या में हमको जरा सा व्यवस्था भी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि मैं गौरवान्वित महसूस करके कोई चीज़ ले लूँ, पैसा भी दूँ और उसके बाद बदले में मुझे वो चीज़ मिले भी ना, और थोड़ा सा कम पैसा खर्च करके या थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करके बहुत अच्छी सुविधा मिल जाए, इसीलिए लोग विदेशी चुनते हैं। आप गाड़ियों की बात कर लीजिए, आप देखिए है टाटा महिंद्रा, सब गाड़ियाँ हमारे देश में हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो टोयोटा पसंद होंगे, सुजुकी पसंद होंगे, ये बाहर की कंपनियां हैं। लेकिन वो जब प्राइड वर्सेस प्रैक्टिकलिटी का मैट्रिक्स लगता है, तब उन लोगों को ये महसूस होता है कि नहीं भाई चलो बाहर का ले लें। तो ये गणित जब तक आप फिट नहीं बैठेंगे, वो लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं हो सकता। और ये इतिहास रहा है जब जब ये स्वदेशी वाली बात आज़ाद भारत में कही गई है। आपको ये भी बता दें, आज़ादी से पहले के भारत में, और अब मैं इतिहास में जाता हूँ, आज़ादी से पहले के भारत में जब स्वदेशी बोला जाता था तो वो एक मकसद से बोला जाता था। वो बोला जाता था अंग्रेज़ों को मज़ा चखाने के लिए, अंग्रेज़ों को ये एहसास दिलाने के लिए कि आप हिंदुस्तानियों के ऊपर गुलामी नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो ये विद्रोह के स्वर में एक पॉलिटिकल पॉइंट प्रूव करने के लिए और लोगों को मोबिलाइज करने के लिए ये बात बोली गई। लेकिन आज़ाद भारत तो अब गुलाम नहीं है, तो फिर उसमें ये स्वदेशी की बात हो रही है, तो उसके मायने थोड़े से अलग हो जाते हैं। आइए ज़रा इतिहास में जाते हैं। आपको सबसे पहले बताऊं कि किस तरीके से सेल्फ रिलायंस
महात्मा गांधी से लेकर के अब तक का उसकी यात्रा क्या रही है। लेकिन उससे भी पहले आपको ये बता दें कि स्वदेशी हो जाने की बात हिंदुस्तान में 1800 से मिड 19th सेंचुरी में भी हुई है। 1822 में बंगाल का एक जर्नल था समाचार चंद्रिका, उन्होंने स्वदेशी सामान इस्तेमाल करने की बात उतने पहले लिख दी और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसमें उन्होंने ये बोला, इट एडवोकेटेड होम प्रोड्यूस गुड्स फॉर रिलीजियस एंड नेशनल सेल्वेशन। आपको ये बता दें 1822 वो उनका ये कहना था कि इस समय हिंदुस्तान को अपने खुद के सामान इस्तेमाल करने चाहिए, धार्मिक रूप से भी और राष्ट्रवाद के लिए भी। ये उस समय की सोच थी जो समाचार चंद्रिका में छपी थी। आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे रिफॉर्मर्स जैसे गोपाल हरि देशमुख, राजनारायण बासु, इन्होंने बहुत ओपनली ये बोला कि विदेशी सामान को हमको बहिष्कार करना चाहिए और जो लोकल आर्टिसंस हैं आप उनको प्रमोट करिए। बहुत खुल करके ये सारी बातें उस समय बोली जा रही थी। उस समय के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री 1872 में गोविंद रानाडे ने ही ऑल्सो आर्ग्यूड फॉर प्रेफरिंग डोमेस्टिक गुड्स इवन इफ कॉस्टलियर, डिफाइनिंग स्वदेशी एज एथिकल कंजम्पशन, कि अगर आपको नैतिक रूप से आपको कोई चीज़ कंज्यूम करनी है, बाजार ऐसी तैयार कीजिए कि अपना सामान आप प्रमोट करें, भले ही वो महंगा क्यों ना हो। ये गोविंद रानाडे की सोच थी 1872 में, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय भी एक आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन आया था और वो भी इसी चीज़ को लेकर के था कि अंग्रेज़ों को मज़ा चखाना है और अंग्रेज़ी सामान और अंग्रेज़ी हुकूमत इंडिजिनस क्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोकल आर्टिसंस हैं, हिंदुस्तान का जो सामान है उसको मार करके यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते हैं। कोई अनोखी बात नहीं बता रहा हूँ, आप सब लोगों को मालूम है। वो इंग्लैंड लेके जाते थे, वहाँ से बन करके हिंदुस्तान पर थोपा जाता था कि भाई चलो अब हमारा सामान खरीदो। यानी कि फोर्स्ड आपने रॉ मटेरियल लिए हिंदुस्तान से और उसके बाद आपने हिंदुस्तान के ऊपर अपना सामान थोप दिया अपने दाम पर। और इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम ने अपनी रईसी हिंदुस्तान से फंड की। यही था पूरी वजह जिसकी वजह से आज़ादी, और जो वो गुलामी करते थे यहाँ पर, जिस तरीके से प्रताड़ना करते थे, ये सारी चीज़ें वेल डॉक्यूमेंटेड है। मैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी पर सीमित रखना चाहता हूँ। तो उस समय भी एक आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन आया जिसमें ये बोला गया कि आप इसको छोड़ दीजिए, विदेशी सामान मत लीजिए। उस समय का रिस्पॉन्स ये था कि ये बहुत ज़्यादा आजमगढ़ डिक्लेरेशन और प्रोक्लेमेशन सफल नहीं हो पाया। वो उस समय के जो एलीट थे उनके बीच में तो ये बात पहुंची, लेकिन जनमानस तक ये बात नहीं पहुंच पाई। याद कीजिए हम 1857 की बात कर रहे हैं, अब तक बापू हिंदुस्तान लौट के नहीं आए थे, वो 1915 में आए थे और उसके बाद ये स्वदेशी का मूवमेंट जो उन्होंने शुरू किया वो बहुत लोकप्रिय हुआ। लेकिन ये प्रयास इससे पहले भी लगातार हो रहे थे हिंदुस्तान में कि आप स्वदेशी हो चलें। अब आपको बताएं कि पूरा स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1911 के बीच में भी हुआ। ये पहला मूवमेंट था स्वदेशी हो जाने का। और जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, तो उसको लेकर के एक प्रयास किया गया। सेंट्रल टाउन हॉल कलकत्ता में नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, औरबिंदो घोष। इन सब लोगों ने ये आह्वान किया और ये पहला लॉट है। आप ये सोचिए 1905 से 1915 का मतलब ये हुआ अभी भी महात्मा गांधी पिक्चर में हिंदुस्तान में उस तरीके से नहीं आए हैं। तो ये उस समय भी एक कोशिश की गई कि किस तरीके से देयर शुड बी अ बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। और उस समय जो बात बोली जा रही थी वो ये था कि मैनचेस्टर क्लॉथ और लिवरपूल सॉल्ट, आप इन चीज़ को एकदम हटा दीजिए, बंद कर दीजिए। देखा ये गया कि अच्छा मैं और थोड़ा सा और बता दूं, आपको ये बता दें कि ये फैला भी, लोकप्रिय भी बहुत हुआ क्योंकि ये वेव था 1905 से 1911, इतने साल चलने वाला, लगातार लोग बोल रहे थे इसके बारे में। तो ये बातचीत हुई, इसका असर पंजाब, मद्रास, बम्बई, यहाँ पर आपको देखने को मिला। लोग कपड़ों के ढेर को जला देते थे, वो सारी चीज़ें देखने को मिली। और आपको ये भी बता दें कि और ये सारी चीज़ें लोगों ने की बंगाल केमिकल्स 1901 की फैक्ट्री के बाहर। और ये सब लोगों में एक जागरूकता, मास
में जागरूकता 1822 के मुकाबले अब ज़्यादा आने लगी, 1857 के भी मुकाबले अब ज़्यादा आने लगी, लोगों तक वो पहुंचने लगा। दादाभाई नारोजी, उन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात की, रमेश चंद्र दत्त ने कॉलोनियल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, और इन लोगों के बोलने की वजह से ये मूवमेंट और तूल पकड़ा, स्वदेशी मूवमेंट। इसका सक्सेस ये हुआ कि आपके ब्रिटिश इंपोर्ट्स ये 20 से 25% उस पीरियड में कम हो गए। हिंदुस्तान में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो थोड़ा सा बढ़ा 1906 और 1907 के बीच में। बैंक्स आए जैसे स्वदेशी कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन उसके बाद आप ये समझिए कि क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत थी तो उन्होंने इसको क्रश करने की कोशिश की, इस पर दबाव बनाया, और ये मूवमेंट भी धीरे 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 कमज़ोर हो गया, मूवमेंट में भी स्प्लिट होने लगे। लेकिन फिर हुई एंट्री महात्मा गांधी की, 1915 में वो आए, 1916 से सन 47, क्योंकि 15 से 16 वो पूरे देश घूमे, देश को समझा उन्होंने। सन 16 से सन 47 तक स्वदेशी एक राजनीतिक हथियार जिस तरीके से बनना चाहिए आज़ादी पाने के लिए, वो महात्मा गांधी के आह्वान पर हो गया, और उसका इतना वाइड स्प्रेड सक्सेस देखने को मिला कि ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज़ों की कमर तोड़ दी गई। आपको ये बता दें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सन 20 से 22, सिविल डिसोबीडियंस 30 से 34, क्विट इंडिया 1942, इन सारी स्पीचेस में, इन सारी बातों में 1916 की एक स्पीच है जिसमें महात्मा गांधी ने स्वदेशी हो जाने को धर्म बताया, एनकम्पसिंग पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड रिलीजन। फिर वो चरखा काटते थे, वो तो आपको मालूम ही है, खादी, उसको उन्होंने बहुत प्रमोट किया। बहुत सारे एक्शंस जो हुए उस समय, 1.5 लाख यार्ड के फॉरेन कपड़े बम्बई में जला दिए गए 1921 में, और खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1926 में एस्टैब्लिश किया गया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक तगड़ा मूवमेंट देखा गया विदेशी के खिलाफ और खादी और स्वदेशी के पक्ष में, और उसका राजनीतिक इस्तेमाल, बहुत ही प्रखर रूप से राजनीतिक इस्तेमाल हम लोगों ने इतिहास में होते हुए देखा है। फ़ायदा ये हुआ, अनप्रेसिडेंटेड मास पार्टिसिपेशन। आप सोचिए, लाखों लोग जगह जगह पर चरखा काटते हुए दिखाई दे रहे थे। सेल्स बढ़ गई खादी की। ऐसा बताया जाता है कि सन 36 में 0 से सीधा 62% क्लॉथ मार्केट में खादी हो गया। ये था स्वदेशी का मोबिलाइजेशन उस समय। क्यों? क्योंकि गुस्सा था, आपको एक विदेशी शासक के खिलाफ गुस्सा था, तो उसको स्वदेशी में चैनलाइज कर लिया गया। गांव देहात में जो लोग थे, ब्रिटिश इंपोर्ट्स फिर 30% कम हो गए। गांव देहात में लोग नेशनल प्राइड के चलते ये करने लगे। इसका सक्सेस रेट पिछले स्वदेशी आंदोलनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा, जिसमें ये देखने को मिला कि लोगों को नौकरियां भी मिल रही थीं, लोग इसके साथ जुड़े, जॉब क्रिएशन हुआ। 1 से 2 मिलियन स्पिनर्स बताए जाते हैं उस समय लोग चरखा काटने लगे। तो जब कोई मकसद हो, राजनीतिक मकसद हो और सामाजिक मकसद हो, तो लोग फिर सारी चीज़ों को छोड़ करके स्वदेशी के साथ जुड़ते हैं। ये हमने आज़ादी के टाइम पे तो होते हुए देखा। लेकिन फिर, और यहां से एक नया चैप्टर शुरू होता है, आज़ादी मिल गई। अब जब आज़ादी मिल गई तो यहां पर गणित ज़रा अलग हो जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 से 1991 तक हम जानते हैं कि बहुत सबस्टैंडर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन था हमारे देश में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उनका जो नेहरूवियन सोशलिज्म था, उसके तहत उन्होंने बहुत प्रयास किए कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आए सन 56 में, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया सन 73 में, ये फिर इंदिरा गांधी आई तो 1971 में उन्होंने सेल्फ रिलायंस की बात की। तो ये आत्मनिर्भर और स्वदेशी आज़ाद भारत में भी बार बार इस्तेमाल किया गया। हमने देखा है कि पहले फॉरेन गुड्स थे, फिर वो बाहर गए। कोका कोला का वेरी फेमस एपिसोड कि वो हिंदुस्तान में था, चला गया, फिर 1991 में वापस आया। तो आज़ाद भारत में स्वदेशी को लेकर के कोई उस तरीके का रोष फॉरेन रूलर के खिलाफ वाला क्योंकि नहीं था, क्योंकि अब आप खुद स्वराज था, तो ऐसे में सक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं मिला स्वदेशी को, क्योंकि
हुआ ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका बड़ा मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया। इतना ब्यूरोक्रेटिक और पब्लिक सपोर्ट शुरुआत में था स्वदेशी को, लेकिन बाद में लाइसेंस राज बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग उसके बारे में जानते हैं। तो लाइसेंस राज के चलते आपने इनोवेशन मार डाला। सामान अच्छा नहीं बनता था देश में, सामान महंगा बनता था, सब स्टैंडर्ड था और महंगा था। तो आप क्या इंडस्ट्री प्रमोट कर रहे हैं जो आप हिंदुस्तानियों को खराब सामान देने पर मजबूर कर रहे हैं? आप दुनिया से पीछे हो गए इनोवेशन में। तो ये किस तरीके का समाजवादी सोच या मार्क्सवादी सोच थी जिसने देश को पीछे ढकेल दिया? इनोवेशन नहीं हो रहा था। यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी को उस तरीके से सफलता से हम लोग लागू नहीं कर पाए। और उसके बाद फिर 1991 में तो आप जानते ही हैं कि मतलब कितनी बुरी हालत हो गई। जीडीपी ग्रोथ 3.5% हो गई थी 1947 से 1991 के बीच में। सेल्फ सफिशिएंसी फूड में तो आ गई, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में, डिफेंस में भी आ गई, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग बहुत पीछे रह गए। ठीक है, तो उस समय ऑब्वियसली देश का निर्माण कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों में खाना की आपूर्ति तो हम लोगों ने कर दी ताकि उस समय प्रॉफिट मोटिव ना रहे। वो चीज़ तो हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत पीछे रह गई। 13 से 17% जीडीपी का शेयर था मैन्युफैक्चरिंग का। ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता अगर आप स्वदेशी होना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से नौबत ये आ गई कि सन 91 में भाई इस देश का सोना गिरवी रखा जाने लगा। 1991 में हालत इस तरीके की हो गई थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स घटने शुरू हो गए। फिर हुआ लिबरलाइजेशन, यानी कि मार्केट खुली, यानी कि पूरा स्वदेशी का जो कॉल था उसके एकदम विपरीत जाकर के, दूसरी तरफ जाकर के आपने हिंदुस्तान की मार्केट खोल डाली कि आओ और बेचो। यहाँ पर कंज्यूमर बेस आपको बहुत तगड़ा। और उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी रिवाइव हुई है उसके लिए भी हम मनमोहन सिंह को शुक्रिया अदा करते हैं, पीवी नरसिम्हा राव को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस बात को समझा। देखिए, अक्सर जब इस तरीके की बातें बोली जाती हैं ना कि जीएसटी आज क्यों आपने चेंज किया, पहले ही सही जीएसटी आप करते जब बोला जा रहा था। होता क्या है कि फिर यही लॉजिक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए भी लगाया जा सकता है कि जब आपको बाजार खोलनी थी तो फिर आपने इतना स्वदेशी स्वदेशी क्यों किया। तो सरकारें कंटिन्यूम में फैसला लेती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको उस समय उस परिस्थिति के हिसाब से ये लगता है कि ये ठीक है, फिर वक्त गुजर जाने के बाद आपको लगता है कि नहीं, आइए पॉलिसी बदल दें क्योंकि अब ये ठीक है। तो उस तरीके से फैसले लिए जाते हैं। अब इसका रिस्पॉन्स रेट जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त रहा। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद हमने देखा है कि तमाम लोगों ने स्वदेशी को भी बढ़ाने की बात की, लेकिन उसके साथ साथ हमारी मार्केट खुल भी गई। तो दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। मार्केट डायनामिक्स बहुत हद तक डिक्टेट करती हैं। इसके साथ साथ बहुत ही कॉशियस भारत सरकार भी रहती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से खोल दिया, अभी भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं हिंदुस्तान में। सक्सेस क्या रहा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सन 90 में अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से स्वदेशी के बारे में बात हुई। 2014 में मोदी ने मेक इन इंडिया के बारे में बात की। 2020 में आत्मनिर्भर भारत की बात की कोविड के चपेट में। और अब उन्होंने 2025 में स्वदेशी के बारे में बात की है यूएस चाइना टेंशन की वजह से। तो हुआ ये है कि इन सब चीज़ों को लेकर के अब एक बात जाहिर सी बात है पूछी जाती है, और ये पूछना लाजमी भी है कि आज की इस खुले बाज़ार में आप उस स्थिति में नहीं जा सकते हैं कि आप ये बोल दें कि आज से सब बंद, विदेशी बाज़ार पूरी तरीके से बंद, बाहर से अब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये लिबरलाइजेशन के खिलाफ चला जाएगा। लोगों को नुकसान होगा, इकोनॉमी हो सकता है फिर नुकसान हो, और ये तब तक होगा जब तक आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत ना हो जाए। ये तब तक होगा जब तक आप वाकई इतने सक्षम ना हो जाएं कि आप सबसे पहली बात तो इतना उत्पादन कर रहे हैं कि अपने लोगों की आपूर्ति कर ले रहे हैं, और वो सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतना पसंद आने वाला है, इतना ज़्यादा, कि आप फिर उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी कि अपने लोगों के लिए भी आपने मैन्युफैक्चरिंग करके बहुत उम्दा काम कर लिया, और उसके बाद फिर आप उसको विदेश भी भेज रहे हैं, जैसे कि चीन कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब तक नहीं होगी तब तक सिर्फ ये बोल देना कि स्वदेशी लो स्वदेशी लो, आप ये समझ लीजिए कि देश के लोग बहुत प्रैक्टिकल हैं।
देश प्रेम अपनी जगह है। देश प्रेम को सामान के साथ जोड़ करके, देसी सामान के साथ जोड़ करके देखे जाने का एक इतिहास भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन देश की जनता अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा सिर्फ देश प्रेम के चलते देश के सामान में डाल दे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा है, उसको निरंतर उसको इस्तेमाल भी करना है। तो वो वहीं पैसा डालेंगे जहां पर उनको मालूम है कि मुझे इसकी गुणवत्ता अच्छी मिलेगी। और अगर हमारा सामान, स्वदेशी सामान अच्छा नहीं होगा तो प्रैक्टिकलिटी ये डिक्टेट करती है कि लोग विदेशी सामान लेंगे। और आपकी बाजार खुली भी हुई है। आज की डेट में आप बाजार बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लगेगा कि आप अतीत में जा रहे हैं, इतिहास में जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या नरेंद्र मोदी की ये जो पहल है, इसको प्राइड वर्सेस प्रैक्टिकलिटी के मैट्रिक्स में देखना चाहिए। मैं गौरवान्वित ज़रूर महसूस करूंगा अपने देश का सामान लेने में, लेकिन मैं वही देसी सामान लूं जो मुझे मालूम है कि मुझे बाहर से सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी और लंबा चलेगा। लेकिन सिर्फ इसलिए कि देसी है और मैं देसी ही लूं, भले ही वो अच्छा हो या ना हो। क्या इस मापदंड पर भी इस देश के लोग नरेंद्र मोदी की ये जो नई स्वदेशी कॉल है, इसको जज करेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।